वेलकम गाइस। हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे इसके बारे में बिल्कुल संक्षिप्त तरीके में सबसे पहले ये जानते हैं। आज हम जितने भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं अब तक, भारत की आजादी के बाद से लेके वर्तमान समय तक जितने संविधान संशोधन हुए हैं उनको पढ़ेंगे। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमें जो है रटंत विद्या पे नहीं जाना है कि हम शुरू से लेके अंत तक सारे संविधान संशोधन विधेयकों को रट रहे हैं। हम जितने इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन है वही पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि हमें प्रकांड पंडित नहीं बनना है, यूपीएससी पास करना है। इस चीज को हम समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी के बारे में फटाफट जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, अनअकैडमी देश भर में यूपीएससी सीएससी के क्षेत्र में सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, जिनके माध्यम से आप अपने एडुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और आंसर पोल की सुविधा भी आपको यहाँ पे मिलती है। इसके साथ ही आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे। इसका क्या मतलब है, यानी कि जो आपका यूपीएससी का पीटी और मेंस का सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस के हिसाब से अनअकैडमी ने अपने पूरे कोर्स को स्ट्रक्चर किया है दोस्तों। तो आपको पूरी जो एक तैयारी का खाका आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है बहुत इजीली। इसके अलावा लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की जो सुविधा आपको मिलेगी, जिसके माध्यम से आप अपनी कमियों को परख सकते हैं। और दोस्तों, अनअकैडमी कॉम्बैट का आयोजन 14 फरवरी को होने जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसमें पार्टिसिपेट करें। इससे आपको आपकी कमियों का तो पता लगेगा ही, और साथ ही यदि आप टॉप 5 टॉप 10 में रहते हैं तो आपको प्राइजेस भी मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आप कॉम्बैट में शामिल होना चाहते हैं, जो कि आपको शामिल होना है, आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप शामिल होइए, बिल्कुल फ्री है। तो शामिल होने से पहले आप ललिता YT कोड का यूज करें, रेफरल कोड का यूज करें। इसके साथ ही आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है दोस्तों। इसका क्या मतलब है, यानी कि एक बार यदि आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप मेरे साथ अनअकैडमी के जो जितने भी एडुकेटर्स हैं उनकी क्लासेस तक एक्सेस पा सकेंगे। मेरे साथ आप सबकी क्लासेस को देख सकेंगे। तो दोस्तों, ललिता YT कोड का यूज करें और सब्सक्रिप्शन पाएं। अनअकैडमी पे आपको देश के सबसे बड़े एडुकेटर्स पढ़ाते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के लिए जो एंड्रॉयड यूजर हैं वो गूगल प्ले से जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, और एप्पल ऐप स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल यूजर हैं। यहाँ पे आपको बहुत जल्द मेरी पॉलिटी की NCERT बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। बिल्कुल अब मैं ये सोच के चलूंगी कि जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो बिल्कुल नए बच्चे हैं, उन्हें तैयारी कैसे करनी है, एनसीईआरटी को पढ़ने का नजरिया कैसा होना चाहिए। मैं बिल्कुल बेसिक से बहुत जल्द स्पेशल क्लासेस लेके आने वाली हूँ। तो दोस्तों, उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके मुझे सुनना है। मैं बहुत जल्द अपना लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, मैं ललिता, मुझे यूपीएससी के साथ ही एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 7 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। जहां तक सिविल सेवाओं के क्षेत्र में मेरे अनुभव की बात की जाए तो मुझे यूपीएससी के साथ ही अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है। मुझे इंटरव्यू का भी अनुभव है। मैंने अपना एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है, और दोस्तों मैंने अपना यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया है। और जहां तक बात की जाए यूपीएससी और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के मेंस के वैकल्पिक विषय की, तो दोस्तों वो मेरा इतिहास रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी _ललिता_कुमारी पे जाके फॉलो कर सकते हैं। मेरी क्लास की डेली जो पीपीटी की पीडीएफ है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको तैयारी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कोई संशय आपके दिमाग में है, क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप मुझे वहां पूछ सकते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी ने अपने पूरे सिलेबस को कम्प्रिहेंसिव तरीके से डिजाइन किया है, जिसमें आपको पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनसीईआरटी समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, आपकी जितनी भी वैकल्पिक विषय हैं उनके कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी एंड आंसर राइटिंग कोर्सेज आपको मिल जाएंगे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 2 तरीके का होता है, मैं आप लोगों को बहुत सारी क्लासेस में बता चुकी हूँ। प्लस सब्सक्रिप्शन का जो रूल है दोस्तों उसमें चेंजेस हुए हैं। अब आप प्लस सब्सक्रिप्शन 6 महीने से लेके 3 साल तक ले सकते हैं दोस्तों। और प्लस सब्सक्रिप्शन यदि आप लें तो मैं बार बार बोलती हूँ कि कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप जरूर लें। उसके बाद यदि आप 12वीं के बाद प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 2 या 3 साल का सब्सक्रिप्शन लें। और दोस्तों सब्सक्रिप्शन लेते समय यदि आप ललिता YT कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये 10% डिस्काउंट भी दोस्तों मात्र फरवरी महीने के लिए है। मार्च में फीस बढ़ने वाली है, ठीक है, तो आपको सब्सक्रिप्शन जल्द से जल्द लेना है और आप ललिता YT कोड का यूज करें। उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ, यदि कोई बच्चा जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेता है प्लस का तो 72,000 उसे पे करना होगा, लेकिन यदि वो ललिता YT कोड का यूज करता है तो उसे मात्र 64,800 पे करना होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे बेनिफिट हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच मिलते हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग होती है और पूरी तैयारी में एक मार्गदर्शक आपकी जो तैयारी में भागीदारी निभाता है। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप सिविल सर्विसेज की जर्नी को मेरे साथ सफल बनाएं, मेरे मार्गदर्शन में सफल बनाएं, तो दोस्तों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप ललिता YT कोड का यूज करें। यहाँ पे मैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देती हूँ दोस्तों। ये सब्सक्रिप्शन आप 1 साल से लेके 3 साल तक का लेते हैं और यहाँ पे भी आप ललिता YT कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और मेरे मार्गदर्शन में UPSC की जर्नी को सफल बनाने का अवसर मिलेगा। अनअकैडमी कॉम्बैट का आयोजन होने जा रहा है दोस्तों 14 फरवरी को ये आयोजन होगा, जिसमें 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने होंगे और जो विनर होंगे उनको प्राइजेस मिलेंगे। तो दोस्तों यदि आप कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप ललिता YT रेफरल कोड का यूज करें, ठीक है। और इस जो प्रतिस्पर्धा होने वाली है इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करें दोस्तों। 1 से जो 10 रैंक होगी उनको 1 मंथ UPSC CSC GS प्लस सब्सक्रिप्शन पाने का मौका मिलेगा, तो बहुत सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए। इसके साथ ही जो अनअकैडमी है दोस्तों वो UPSC CSC ऑप्शनल के साथ आइकॉनिक GS और ऑप्शनल के साथ प्लस GS की सुविधा आपके लिए लेके आई है, जिसका सब्सक्रिप्शन आप 1 साल से लेके 3 साल तक ले सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे भी यदि आप ललिता YT कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान का संशोधन। और संविधान का संशोधन क्या होता है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, वो कितने तरीके का होता है, वो कितने, यहां लिखते हैं, वो कितने तरीके से होता है, ये मैं कल की क्लास में बहुत ही विस्तृत तौर पे आप लोगों को बता चुकी हूं। वहां मैंने बातों को 5 बार 6 बार यदि रिपीट किया है तो मेरा उद्देश्य क्या है कि आप लोगों के दिमाग में चीजें सेट हो जाएं, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड विषय होते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड विषय होते हैं। यदि इन विषयों पे आपकी एक बार समझ बन गई तो फिर आप क्या है, एक बार आपको समझ बहुत अच्छे से बना लेनी है, उसके बाद आप कभी मार नहीं खाएंगे इन टॉपिक्स पे, ये मेरी गारंटी है। ठीक, दूसरा विषय दोस्तों टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिसने मेरा जो संविधान संशोधन प्रोसेस वाली क्लास नहीं देखी है वो देखें, उनको बहुत फायदा होगा, उनको बहुत ही सरल भाषा में पूरा एक प्रोसेस समझ में आ जाएगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कई प्रकांड पंडित हम लोगों के बीच में बैठे हैं जो पहले संविधान संशोधन से लेके 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है बिल्कुल रट डालेंगे, और मुझे आपकी बौद्धिक क्षमता पे जरा सा भी संशय नहीं है, थोड़ा सा भी संदेह नहीं है, आप बिल्कुल याद कर सकते हैं, विद्वान हैं। लेकिन आपको सब याद नहीं करना
सब याद नहीं करना है, हमको विद्वान नहीं बनना है, हमको यूपीएससी की परीक्षा को पास करना है। और यूपीएससी की परीक्षा को पास करने के लिए एक मेंटर की भूमिका ही, मैं बार बार बोलती हूँ दोस्तों कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, यही हमारी भूमिका है। और इस पे आप ट्रस्ट कीजिए, जो जो मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रही हूँ इसी को आप 4 बार 5 बार रिवाइज करेंगे और देखेंगे जो पिछले सालों में क्वेश्चन है इस टॉपिक से, जो संविधान संशोधन विधेयक है, जो जितने भी हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। बेसिकली ये कूट वाले नहीं होते हैं कि 4 लाइन यहाँ की, भाई 5वां मान लो कि 61वां संविधान संशोधन दे दिया, 42वां दे दिया, 44वां दे दिया, यहाँ पे 5 बातें लिख दी और आपस में मिलाना रहता है कि भाई इसके तहत क्या हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन आईएएस में भी पूछे जाते हैं और जो पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं दोस्तों उसमें तो बिल्कुल पेट है कि 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, इस चीज को आप समझिए। तो आज हम जितने भी अति महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन हुए हैं वो पढ़ेंगे। ज्यादा हमको विद्वान बनने की कोई जरूरत नहीं है, यूपीएससी पास करना है तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना होगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है प्रथम संविधान संशोधन, ये भारत को जब स्वतंत्रता, भारत का जो पहला वो हुआ, एक तरीके से हमारा संविधान लागू हुआ, उसके अगले साल ही संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन कर दिया गया। इसमें आपको बस 2 चीजें याद रख लेना कि एक तो जब आपसे पूछे ना कि भूमि सुधार, हम तीसरा पॉइंट देखिए कि भूमि सुधार से रिलेटेड जो संविधान संशोधन हुआ वो कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ ये याद रखना है, पहले संविधान संशोधन के तहत। ठीक। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची जब हम अनुसूचियां पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें स्थान दे दिया गया था, लेकिन मोटे तौर पे आप भूमि सुधार ही याद रखिए। ठीक है। दूसरा, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था जो है ना, संपत्ति से रिलेटेड कानून में परिवर्तन भी इस प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही किया गया था दोस्तों। और पहली लाइन आप याद नहीं भी रखेंगे, मेरे पढ़ाने का मतलब क्या है, मैंने लिख दिया है, आप नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, फिर भी पढ़ देती हूँ कि सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए जो विशेष उपबंध हैं उनके लिए राज्यों को शक्ति प्रदान की गई। क्या कहा गया पहले संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कि यदि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या जो सामाजिक, आर्थिक और पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए यदि कोई विशेष उपबंध बनाना चाहता है, उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनको कुछ विशेष जो आर्थिक सुविधाएं या शैक्षणिक सुविधाएं देना चाहता है तो वो दे सकता है। राज्य को शक्ति प्रदान की गई थी पहले संविधान संशोधन अधिनियम में। और दोस्तों हमारी जो मूल ढांचे की संरचना वाले टॉपिक में मैंने बताया कि ये जो विवाद है, जब उस टॉपिक की शुरुआत होती है, उस टॉपिक की शुरुआत के जो 15 मिनट है उसको आप बहुत जरूर सुन लेना कि किस तरीके से मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में विवाद उभरा, मूल संरचना। और यहाँ जो फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों ये भी उसी से अटैच है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। तो पहले संविधान संशोधन में आप बस 2 बातें ध्यान रख लेना कि भाई जो भूमि सुधार से संबंधित संशोधन अधिनियम था पहला संशोधन अधिनियम, और राज्य को क्या शक्ति दी गई कि यदि वो चाहे तो सामाजिक, आर्थिक और पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। इतना याद रहेगा, पहला संविधान संशोधन में बस आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद हम सीधा आएंगे 21वें संविधान संशोधन अधिनियम पे। अब कई लोग जो है ना 2 से लेके 20 को एकदम अच्छे से पढ़ डाले होंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, है ना। हमारा हम पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, यदि हम हर चीज पढ़ेंगे तो दिमाग क्या होगा, भन भना जाएगा। तो हमको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। अब 21वां संविधान संशोधन भी मैंने लिख दिया है, तो बस याद रख लेना कि एक सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में दर्जा दे दिया गया 15वीं भाषा के रूप में। अभी ओवरऑल 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो ध्यान रखना 22 भाषाएं हैं। 21वां संविधान संशोधन नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी याद रख लेना कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। और 22वें संविधान संशोधन असम से एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण कर दिया गया दोस्तों 22वें संविधान संशोधन द्वारा। एक बार ना ये
यूपी पीसीएस में पूछ लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो स्टेट सिविल सर्विसेज वाले हैं वो बस इनको थोड़ा थोड़ा याद रख ले। आईएएस में बेसिकली नहीं पूछेगा, ये 21वें और 22वें से तो नहीं पूछेगा कम से कम, ठीक है। लेकिन जो स्टेट और जितने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टेट सिविल सर्विसेज भी देते हैं, तो 2 याद कर लेना यार, कम से कम 2 से लेके 21 तक तो बिल्कुल छुड़वा दिए ना मैंने, तो ये याद कर लेना आप। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट एक जो संविधान संशोधन आया, 24वां संविधान संशोधन संसद लेके आई। जब हमने मूल ढांचे वाला टॉपिक पढ़ा था, जिसने नहीं वो टॉपिक सुना है दोस्तों जाके उसको सुनिए, आप लोगों की मूल ढांचे की अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था 24वां संशोधन, 24वां संशोधन कई बार पढ़ा था। अब यहाँ पे देख लेते हैं, संसद ने ये संशोधन कर दिया कि संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भी हिस्से का, चाहे वो मूल अधिकार ही क्यों ना हो, वो क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। संसद किसी भी संविधान के किसी भाग में भी संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत, और वो मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। साफ साफ संसद ने कह दिया 24वां संविधान संशोधन लाके। राष्ट्रपति को, अब यहाँ पे जब आप मूल ढांचा पढ़ेंगे ना, दूसरा पॉइंट पे अभी आ रहे हैं, इसे सुन लीजिए। जब आप मूल ढांचा पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से संसद और न्यायालय में विवाद चल रहा था और किस तरीके से न्यायालय की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप संसद संशोधन विधेयक ला रही थी, और इन संशोधन विधेयकों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप न्यायालय बार बार अपने निर्णय दे रहा था, ठीक है। तो ये हम पूरा मूल ढांचा का जो मेरा लेक्चर 5 या 6 लेक्चर है मेरा, उसमें आप जाके सुनेंगे, ठीक है। तो एक बात ये कह दी कि भाई संसद संशोधन कर सकती है। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी चाहिए। जब आप मेरा संविधान संशोधन की प्रक्रिया वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही रिपीट करते हुए चीजों को बताया, जिसमें मैंने बताया कि यदि संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति जी के पास जाता है साइन होने के लिए, तो राष्ट्रपति बाध्य है उस पे साइन करने के लिए। राष्ट्रपति ना तो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं और ना ही अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। हर हालत में राष्ट्रपति जी को क्या करना पड़ेगा, विधेयक को स्वीकृति देनी पड़ेगी हर हालत में, और ये प्रोविजन किया गया ये 24वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 2 बातें आपको याद रहेंगी। और ये जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ से पीटी में भी क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन भी मैंने उसमें बताए थे कि भाई संविधान संशोधन जब पास होके दोनों सदनों द्वारा जाता है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उस क्लास को जाके सुनिएगा आप, उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो 24वें में 2 बातें याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों 25वां संविधान संशोधन 1971 भी बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। ये मूल ढांचे की संरचना के विवाद जब आते हैं तो उसमें आता है। अब एक तो इसमें क्या किया गया दोस्तों, संपत्ति के मूल अधिकार में ना कटौती कर दी गई कि भाई हम आय की असमानताओं को कम करने के प्रयास में हम यदि भूमि सुधार या इस तरीके की जो कानून पारित करते हैं तो भाई वो संसद का अधिकार है। एक बात तो ये बोल दी गई, संपत्ति के अधिकार में कटौती कर दी गई। और जो 25वें संविधान संशोधन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो हम डिबेट में पढ़ते हैं कि आर्टिकल 39B(c) कहाँ लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, ऊपर देखिए, ऊपर लिख रही हूँ। आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, दोस्तों ये आर्टिकल आपके सामने बार बार आएंगे। जो नए विद्यार्थी हैं वो इस बात को समझ लीजिए, ये बहुत क्रूशियल आर्टिकल है। जितनी भी मौलिक अधिकार और डीपीएसपी की विवाद हुई है, बहसें हुई हैं, वो इन दोनों आर्टिकलों को जो है ना ज्यादा वरीयता दी गई है हमेशा, तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। डीपीएसपी में आपको डिटेल में बताऊंगी, अभी मोटे तौर पे समझ लीजिए कि ये आर्टिकल आय की असमानताओं को कम करने की जो राज्य की नीतियां हैं उससे रिलेटेड है। अब 25वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, आर्टिकल 39B(c) में वर्णित जो निदेशक तत्व हैं उनको प्रभावी कराने के लिए बनाई गई किसी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो आर्टिकल 14 जो कि विधि के समक्ष समानता की बात करता है, आर्टिकल 19 जो कि स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, और आर्टिकल 31 जो कि संपत्ति के अधिकार की बात करता है, उनका उल्लंघन है।
एकदम कंफ्यूज हो गए होंगे, सीधी लाइन में बता देती हूँ कि भाई यदि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 बनाम आर्टिकल 39B(C) जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, उन दोनों में यदि झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, इस एकदम सीधी भाषा में समझिए, दोनों में विवाद होता है, तो हमेशा इन अधिकारों के ऊपर, ये जो 3 अधिकार हैं आर्टिकल 14, 19 और 31 के ऊपर आर्टिकल 39B(C) को वरीयता दी जाएगी। और यदि आर्टिकल 39B(C) इनका उल्लंघन करते हैं लागू होने के क्रम में, तो ये नहीं माना जाएगा कि इन अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। समझ में आया? इसकी सीधी सी लाइन ये होती है दोस्तों कि यदि इन दोनों में विवाद होता है तो आर्टिकल 39B(C) को वरीयता दी जाएगी। इतना बात ध्यान रखना। 25वें संविधान संशोधन में संसद ने इसको बिल्कुल क्लियरली पारित कर दिया गया था, और इसको बहुत अच्छे से यदि समझना है, जिसको भी कंफ्यूजन हो रहा है और बहुत अच्छे से समझना है, वो मेरा मूल ढांचे का जो सिद्धांत है, वो लेक्चर है, लगभग 1.25 घंटे का लेक्चर है। उस लेक्चर को एक बार आपने समझ लिया, उसके बाद आपको जो है ना कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। उसमें बार बार इस आर्टिकल का जिक्र हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 24वां और 25वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। अब दोस्तों उसके बाद हम सीधे आते हैं, 10 का हमने छलांग लगा दी। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 दोस्तों बार बार पूछता है, ये याद रखना है। छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन द्वारा सहयोगी राज्य बनाया गया था। सहयोगी राज्य, पूर्ण राज्य नहीं। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। और फिर क्या किया? अगले ही साल 36वां संविधान संशोधन विधेयक आ गया अगले ही साल, और इसमें सिक्किम को क्या किया गया? पूर्ण राज्य बना दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो 35वां और 36वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है कि भाई 35वें के तहत सह राज्य बनाया सिक्किम को, और 36वें के तहत पूर्ण राज्य बनाया। याद रहेगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। 2 इंपॉर्टेंट है हमारे संविधान में, एक 42वां और एक 44वां। तो इन दोनों संशोधनों को ध्यान से पढ़ना है। बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, वो अलग अलग स्वरूप में पूछते हैं। जैसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या कौन कौन से शब्द ऐड किए गए थे, ठीक इस तरीके से भी पूछ लेते हैं। तो हमको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एक एक करके शुरू करते हैं। शुरुआती हमारी हो रही है, मेरा मार्कर ये रहा। शुरुआती हो रही है दोस्तों कि प्रस्तावना में 3 चीजें जोड़ी गई थी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और बार बार पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ इस बात को समझिए दोस्तों कि केवल आपको ये याद नहीं रखना है कि 42वें द्वारा क्या 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 हो गया था, बल्कि ये भी ध्यान रखना है कि किस किस सेक्शन से इस पे सेपरेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन वर्ड्स को भी ध्यान रखना है। जैसे प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता नामक 3 शब्दों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक। दूसरी बात, मार्कर ये रहा, नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं दोस्तों, उसको भी 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा ही जो संविधान है उसमें शामिल किया गया था। मैं आप लोगों को बता चुकी हूं बार बार कि भाग 4A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। यहाँ आप बस इतना ध्यान रखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तीसरा, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। इसका क्या मतलब है कि यदि कैबिनेट कोई या संसद या कैबिनेट कोई भी जो है ना विधि बना के राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति को हर मामले में, मतलब हर हालत में उस पे अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। मतलब कैबिनेट की सलाह, जो कैबिनेट बोले राष्ट्रपति को, कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इस चीज की का एक बैकग्राउंड 2 मिनट के लिए समझ लीजिए। हुआ क्या था? 42वां संविधान संशोधन 1976 देख के आपके दिमाग में आ रहा होगा, इमरजेंसी का दौर था दोस्तों। केंद्र अधिक शक्तियां प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, इसके साथ ही जो कार्यपालिका है अधिक शक्तिशाली होने का प्रयास कर रही थी। तो उस पृष्ठभूमि में इस 42वें संविधान संशोधन को लाया गया। इससे आपको लिंक करके ध्यान रखना है कि अच्छा, 42वें में
इस तरीके की प्रवृत्तियां देश में चल रही थी तो क्या क्या प्रोविजन लाए गए होंगे, ठीक है, या क्या क्या लाए जा सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। और जब हम 44 पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे कि जब जनता सरकार आई तो उसने क्या क्या इस 42वें में ही क्या क्या संशोधन किए। तो तीसरा कि राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया कैबिनेट की सलाह मानने के लिए। केंद्र जो कार्यपालिका थी बहुत शक्तिशाली थी। एक यहाँ पे प्रशासनिक अधिकरणों व अन्य मामलों पर अधिकरणों की व्यवस्था भी 42 में, अधिकरण हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी व्यवस्था भी 42 में संविधान संशोधन द्वारा की गई। और संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। 42 में संविधान संशोधन में साफ तौर पे ये कह दिया गया कि भाई जो न्यायपालिका की जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार है वो हमारे मामलों में जो हम मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करते हैं, कोई संशोधन लाते हैं, उस पे नहीं होगा। यानी न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती जी। और ये मूल संरचना में मैं बहुत डिटेल्ड इस पे बता चुकी हूँ कि कैसे फिर मिनर्वा मिल्स वाद आता है 1980 का। और मिनर्वा मिल्स में न्यायालय कहता है कि आप न्यायालय से न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं छीन सकते क्योंकि न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे का भाग है। तो मूल ढांचा पढ़ना है। तो न्यायिक समीक्षा को 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, बाहर कर दिया गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक समीक्षा की जांच से बाहर कर दिया गया, ठीक है। मोटे तौर पे न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को खत्म कर दिया गया। अब देखिए, न्यायिक समीक्षा एवं रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम व उच्च न्यायालयों की शक्ति में कटौती जो मैं बता चुकी हूँ। तो अभी तक हमने 4 चीजें पढ़ी, 4 चीजें मोटे तौर पे कि भाई एक बार इसको इरेज कर लेते हैं दोस्तों। एक चीज हमने पढ़ी कि भाई न्यायिक समीक्षा की शक्ति को खत्म कर दिया। दूसरी चीज पढ़ी मौलिक कर्तव्य जोड़े, नागरिकों के कुछ कर्तव्य है तो स्टेट चाहता था कि नागरिक क्या बन जाए, एकदम सभ्य नागरिक की तरह कर्तव्यों का पालन करें। तो 42वें द्वारा जो है कर्तव्य जोड़ दिए गए। और जो प्रस्तावना थी 3 शब्द जोड़े गए वो मैं बता चुकी हूँ दोस्तों। और प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। तो इतनी बात याद रहेगी। अगला दोस्तों, ये काफी बड़ा संविधान संशोधन माना जाता है, इसमें काफी प्रोविजन किए गए और हर प्रोविजन को आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बता देती हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ये है, ठीक है, बार बार क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि ये कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन है। मूल ढांचे की अवधारणा ही आ रही है कि हम यदि डीपीएसपी को कार्यान्वित करने के लिए कुछ विधियां बनाते हैं तो न्यायालय उन्हें मूल अधिकारों का उल्लंघन अगर उनसे हो रहा है इस आधार पे अवैध घोषित नहीं कर सकती न्यायालय, ठीक है। तो ये पूरा विवाद क्या था ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। उस क्लास में जाके एकदम आराम से बैठ के सुनिए, बिल्कुल फंडे क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो ये बात जोड़ दी गई। तीसरा, 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए, ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ दोस्तों। एक जोड़ा गया समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। एक उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। और एक पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। यानी एक जो डीपीएसपी वो पर्यावरण से रिलेटेड जोड़ा गया, एक उद्योगों के प्रबंधन में जो कर्मकारों की भागीदारी से रिलेटेड था, और एक समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। ये था हमारा समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। 43 है दोस्तों, 43 ये जोड़ा गया, 38A जोड़ा गया एंड 48A जोड़ा गया, ठीक है। इसको जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, चीजों को बार बार पढ़ेंगे दोस्तों ताकि हमारे दिमाग में एकदम सेट हो जाए। और जब हम पॉलिटी की अपनी जो भी 50-60 कक्षाएं हैं उसके बाद हम एकदम मास्टर हो जाएं पॉलिटी के। मास्टर का मतलब यूपीएससी की जो जितने भी एग्जाम्स है उसमें हम क्वेश्चंस को, चाहे वो पीटी के हो या मेंस के हो, उनको करने की स्थिति में रहें। अब एक प्रोविजन कर दिया गया आर्टिकल 352 के तहत। हमें पता है आर्टिकल 352 के तहत हमें पता है कि भाई राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण की स्थिति में। वर्तमान में है सशस्त्र विद्रोह, वो एक अलग एंगल है, बताऊंगी आप लोगों को। भारत के किसी एक भाग में, तो यहाँ पे जोड़ दिया गया कि यदि संसद चाहे तो क्या करे, मतलब यदि राष्ट्रपति चाहे तो भारत के एक भाग में भी आप आपातकाल लागू कर सकते हैं।
ठीक है, तो पूरे भारत के साथ, भारत के एक भाग का मतलब क्या है कि किसी एक राज्य में भी अगर ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो भारत के किसी एक भाग में भी आपातकाल लागू हो सकता है। और केंद्र को किसी राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति दे दी गई दोस्तों, यहीं पे 42 में। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, केंद्र शक्तिशाली था इस समय, एक तरीके से इमरजेंसी का दौर था, ज्यादा शक्तियां अधिग्रहित करना चाहता था, तो ऐसे ऐसे संविधान संशोधन ले आया जिससे उसकी शक्ति में वृद्धि हो कि भाई हम हमारी मर्जी, हम कहीं पे भी सैन्य बल भेज सकते हैं, हम देश के किसी भी हिस्से में 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, हम डीपीएसपी को लागू कर सकते हैं और न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, इसके अलावा मौलिक कर्तव्य और वो सब हमने देख लिया। तो 42वें संविधान संशोधन की आपको मात्र इतनी सी बातें ध्यान रखनी है और ये आपको याद रखनी ही है। मैंने इतना कंसाइज अपना नोट्स बनाया है दोस्तों, ये इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड करना, 4-5 बार रिवाइज कर लेना और बीच बीच में रिवाइज करते रहना, तो आपका काम हो जाएगा। इतने से आपका काम हो जाएगा और आप एमसीक्यू लगा लेंगे इनसे रिलेटेड, तो आप एकदम निपुण हो जाएंगे इस टॉपिक में। अब देखिए, फिर आया 44वां संविधान संशोधन, ये आया बच्चों 78 में। सबको पता है आप लोगों को कि 42वां संशोधन के तहत कुछ मामलों को रद्द करने के संदर्भ में जनता सरकार द्वारा प्रभावी अब कुछ ऐसे ऐसे प्रोविजन कर दिए गए थे जो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से केंद्र की शक्ति को बढ़ा रहे थे, सरकार की शक्ति को बढ़ा रहे थे, तो उसमें कटौती करना जरूरी था। तो जनता सरकार आई और वो लाई फिर 44वां संविधान संशोधन विधेयक। बेसिकली इसे कहा जा सकता है कि 42वें संविधान संशोधन के प्रत्युत्तर में या प्रतिक्रिया में 44वां संविधान संशोधन सामने आया। ठीक, अब देखिए इसमें क्या किया गया। एक तो क्या किया गया था ना, 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक चीज और याद रख लो, उसमें लोकसभा और राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को ना 5 वर्ष से बढ़ा के क्या कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था। तो फिर जैसे ही 44वां संविधान संशोधन आया, उसने पूर्ववत 5 वर्ष कर दिया उसको। ठीक, दूसरी जो ये बोला था ना कि कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी है। ठीक, बाध्यकारिता की जो बात जोड़ दी गई थी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रोविजन किया गया, जो आज तक वही प्रोविजन चल रहा है कि कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति, यानी कि यदि राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह से संतुष्ट नहीं है तो वो पुनर्विचार के का प्रस्ताव भेज सकते हैं। लेकिन ठीक, भेज दिया पुनर्विचार का, लेकिन यदि कैबिनेट दोबारा से उस प्रस्ताव को एज इट इज राष्ट्रपति जी के पास भेजती है तो राष्ट्रपति जी बाध्यकारी होंगे उस पे अपनी सहमति देने के लिए। समझ में आया आप लोगों को इतना कि भाई उसमें तो कह दिया था कि हमने आपको प्रस्ताव भेजा, एकदम बाध्यकारी, आपको देनी, जो आपको सहमति बाध्यकारी है देनी ही पड़ेगी। 44वें द्वारा बस एक बात कह दी कि हमने आपको प्रस्ताव भेजा, आप क्या करो, आप हमें पुनर्विचार के लिए भेज सकते हो एक बार, लेकिन हम यदि फिर से भेजें तो आपको, आप बाध्यकारी हो सहमति देने के लिए। इतनी बात ध्यान रखना, बार बार पूछता है इस क्वेश्चन को। फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को फिर से प्रदान कर दिया गया कि जो न्यायिक, बच्चों जो न्यायिक समीक्षा, इस चीज को देखिए नीचे लिख रही हूं मैं, यहाँ देखिए कि जो न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को सीमित किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ शक्तियों को दिया गया न्यायालय को वापस, लेकिन पूर्णतः जब मिनर्वा मिल्स वाद आता है 1980 का, उसमें फिर न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि न्यायिक समीक्षा की तरफ देखना भी मत। क्यों मत देखना? क्योंकि न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे का भाग है और मूल ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते हो। ठीक, वो एक अलग एंगल है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद दोस्तों ये राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में पहले क्या होता था ना, जैसे हमारा 352 के तहत, यहाँ आंतरिक अशांति को देखिए, 352 के तहत क्या होता था दोस्तों, 3 वर्ड हैं, आज हम याद करते हैं कि भाई युद्ध हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या फिर युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, 3 चीजें हैं आज। तो पहले आंतरिक अशांति शब्द का जिक्र था, सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति, यानी कि देश के किसी भी भाग में यदि आंतरिक अशांति हो जाए तो राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता था। ठीक, जनता सरकार ने इस बात को अनुभव किया कि ये जो है
ये थोड़ी अतिवादिता का प्रावधान है कि भाई मान लो कि अगर छोटी सी आंतरिक अशांति आई, उसमें भी यदि आप 352 लागू कर दोगे, छोटी छोटी बातों में आप 352 लागू कर दोगे, तो इससे जो हमारा संघात्मक ढांचा है उस पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 44वां संविधान, इसे इरेज कर लेते हैं दोस्तों एक बार, जो 44वां संविधान संशोधन आया उसमें ये रहा, साफ तौर पे क्या कह दिया गया कि भाई आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। तो ये भी पूछता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, एक बात। और दूसरा ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि हमारे संविधान में शुरू से ही आर्टिकल 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान है, तो वो गलत हो जाएगा। सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक, ये बिल्कुल इजी सी चीजें हैं, याद रहेंगी। उसके बाद ये बात बोली गई कि राष्ट्रपति जी के लिए ये व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकते हैं। यदि कैबिनेट कह दे राष्ट्रपति जी को कि राष्ट्रपति जी आप जो है ना 352 लगा दो, आप जो है आपातकाल लगा दो, उसके बाद राष्ट्रपति जी नहीं मानेंगे। राष्ट्रपति जी क्या कहेंगे, लिखित में दो, पहले लिखित में दो, उसके बाद लगा दूंगा। तो ये प्रोविजन 44 में द्वारा किया गया था कि कैबिनेट जब लिखित में देगी तभी राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, 44 का ये प्रोविजन बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया दोस्तों, और इसे केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। 19(1)(f), 19 कहाँ लिख रही हूं मैं, ये रहा 19(1)(f) और 31 में जो संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था थी, पहले वो क्या था, मौलिक अधिकार था, तो उसको क्या किया, जो है विधिक अधिकार बना दिया गया 44वें संशोधन द्वारा। और आर्टिकल ये बोला गया कि आर्टिकल 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जाएगा। ये बात बार बार हमसे दूसरे एंगल से भी क्वेश्चन में पूछी जाती है कि वो कौन से अधिकार हैं जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते। और जो मैंने आपको MCQ वाला जो मेरा मैराथन है शनिवार को है, उसमें यूपीएससी ने 2 बार, जो हमने 100 क्वेश्चन किए थे उसी में 2 बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया। ठीक है, तो सोचो यूपीएससी का दायरा कैसे पता लगेगा। यहाँ मैं 1 मिनट के लिए अपनी जो वार्तालाप है उसको अलग डायरेक्शन में लेके जाती हूँ। दोस्तों, यदि आपको यूपीएससी को कैच करना है, यूपीएससी के पैटर्न को समझना है, तो यूपीएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में, जो परीक्षाएं यूपीएससी ही आयोजित कराती है, जिसमें सीडीएस की परीक्षा, CAPF की परीक्षा और IS प्री जो तो लगाते ही हैं। इसके अलावा दोस्तों 2010 से पहले एक ऑप्शनल का पेपर होता था, जैसे हम पॉलिटी अभी पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शनल उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल, जो हमारा GS का पेपर 1 होता है, PT का। ठीक, तो मेरे जो MCQ हैं दोस्तों, वो मैं मार्केट से नहीं उठा के लाई हूं, यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए MCQ की सीरीज मैं करा रही हूं। उस सीरीज को आप कीजिए, वो 5 या 6 सीरीज होंगी, और यकीन मानिए यदि आपने उन सीरीज को कर लिया, एक भी क्वेश्चन पॉलिटी से आपका 2021 के PT में गलत नहीं होगा। इतने के लिए मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ। इसे इरेज कर लेते हैं भाई, कहाँ चले गए, ये जो है ना, आप लोगों को दिख रहा है, चलो आगे आते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया 44वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन की आपको 4-5 बात याद रखनी ही रखनी है दोस्तों, कि ये आप देख लेना, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ, एक बार रिवाइज भी करना है ना आप लोगों को। तो ये 44वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब सीधा आते हैं हम 52वें पे। 52वां संविधान संशोधन ज्यादातर लोगों को पता होगा। दल बदल से संबंधित जो संविधान संशोधन है वो 52वां संविधान संशोधन है, 1985 में लाया गया था। देख लीजिए, इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को दल बदल के मामले में निहरक घोषित करने की व्यवस्था है, और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची भी ध्यान रख लेनी है आपको, यानी कि आपको 52वां संविधान संशोधन विधेयक ध्यान रखना है दोस्तों, और 10वीं अनुसूची, दोनों किससे रिलेटेड है, दल बदल से रिलेटेड है। और दल बदल के टॉपिक को हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। PT से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका एंगल थोड़ा अलग हो जाता है, करंट से रिलेट हो जाता है, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो 52वां
58वां संविधान संशोधन याद रखना है। 61वां आपको याद रखना है दोस्तों, जो पीसीएस प्री है वो तो मतलब एकदम फेवरेट क्वेश्चन है उनका, तो कि भाई जो हमारी मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा के जो 18 वर्ष किया गया, वो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो वो 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो ये आपको याद रखना है। वयस्क मताधिकार मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बता चुकी हूँ। वयस्क मताधिकार कैसे लोकतंत्र को एक आधार देता है और किस तरीके से जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र यदि आज 72 वर्षों के बाद भी मजबूती से अपनी जो संस्थात्मक ढांचा है उसकी गरिमा को बनाए हुए हैं, तो उसके पीछे एक बड़ा रोल वयस्क मताधिकार का भी है। तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया कि 18 वर्ष से ऊपर जो भी व्यक्ति है वो क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है। उसके साथ किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होगा, बस वो 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए। ठीक, ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है ये, एक मिनट, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है कि हमें 69 के लिए सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है दोस्तों, कि केंद्र शासित राज्य दिल्ली को क्या किया, विशेष जो दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय एक बार मार्कर उठा लेते हैं फटाफट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दिल्ली बना दिया गया। किसके द्वारा? 69th अमेंडमेंट के द्वारा। और इस पूरे जो प्रोसेस है और दिल्ली को इससे क्या विशेष सुविधाएं या क्या विशेष शक्तियां मिली, इसको पूरा हम विस्तृत तौर पे चर्चा करेंगे। वहां से हमारा पीटी का भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पीटी का भी क्वेश्चन बनता है और मेंस का भी क्वेश्चन बनता है। तो उसको हम डिटेल से, जब हम पॉलिटी के सारे टॉपिक कवर कर रहे होंगे तो एक टॉपिक वो भी आएगा। अभी के लिए आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि 69वें 69th संशोधन द्वारा दिल्ली को क्या किया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बना दिया गया और 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया और क्लियरली कहा गया कि 7 जो है संसदीय सदस्यीय मंत्री परिषद की, भाई 70 सदस्यीय विधानसभा होगी और उसमें से 7 मंत्री बनेंगे। ठीक, ये किसके तहत किया गया? 69वें संशोधन द्वारा। अब सब बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ गई होगी ये दोनों संशोधन देखते हुए, क्योंकि आप लोगों को पता है, फिर भी बता देती हूँ दोस्तों। 73वां संशोधन अधिनियम आया 1992 में। उसके तहत क्या किया गया? पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्थिति, यहाँ देखिए ऊपर, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक जो है स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई। इस उद्देश्य के लिए क्या किया गया? हमारा जो संविधान है उसमें 9वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई, सॉरी ये भाग 9 जोड़ा गया दोस्तों, मार्कर पे ध्यान था थोड़ा, भाग 9 जोड़ा गया, बहुत इजी सी बातें हैं, भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, ये हमारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, भाग 9 जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उस 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? 29 विषय थे। ये 4 चीजें आप लोगों को याद रहेंगी। मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, ये अपनी पहली 5, 7, 6 हमारी क्लासेस हुई हैं टॉपिक से रिलेटेड, लगभग आज ये 8वीं क्लास है। ठीक है, तो उन 7 क्लासेस में मैं आप लोगों को ये सारी चीजें, इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बार बार दे चुकी हूँ। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों, इसमें क्या किया गया? जैसे 73वें के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ऐसे ही क्या किया गया? जो शहरी स्थानीय निकाय होते हैं उनको क्या किया गया? संवैधानिक स्थिति तथा सुरक्षा प्रदान की गई। संविधान में भाग कौन सा जोड़ा गया? यहाँ ऊपर तो भाग 9 जोड़ा गया था और यहाँ पे हम भाग 9A जोड़ दिया गया। इसके साथ ही 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई और उस 12वीं अनुसूची में कितनी मदें थी? 18 मदें थी। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। 74वां संविधान संशोधन एकदम आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है 77वां संविधान संशोधन। इस 77वें संविधान संशोधन का क्या महत्व है? ये जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, जब हम बेसिकली आर्टिकल पढ़ेंगे 16,
उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या वाद आए, कौन कौन से न्यायालय ने डिसीजन दिए, उसके बाद पूरी एक प्रोसेस हुई और क्या क्या शामिल किया गया, उसमें हम इसको बहुत विस्तृत तौर पे पढ़ेंगे। यहाँ के लिए बस आपको ध्यान रखना है कि जो 77वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसने क्या किया, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए पदोन्नति के आरक्षण की व्यवस्था कर दी। दोस्तों इसको ध्यान रखना, 16(4) क जोड़ा गया संविधान में। इससे पहले का पूरी प्रोसेस है, एक छोटी सी बात बता देती हूँ। इंदिरा साहनी वाद आया था दोस्तों, उसमें कह दिया था कि भाई पदोन्नति में आरक्षण नहीं देंगे, तो अपने फैसले को, मतलब एक तरीके से इस फैसले को पलटने के लिए 77वां संविधान संशोधन लाया गया और उसमें साफ साफ कह दिया कि भाई सरकारी नौकरियों में जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है के लोगों की पदोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी 77वें संविधान संशोधन द्वारा। और इस संविधान संशोधन में उच्चतम न्यायालय द्वारा जो पदोन्नति के संबंध में जो निर्णय दिया था ना इंदिरा साहनी वाद में कि भाई पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, उसको समाप्त कर दिया गया और 77वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया। ठीक, इतना आपको याद रखना है। और इसको हम डिटेल में जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे दोस्तों, तो बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पूरी प्रोसेस कैसे हुई। 81वें संविधान संशोधन में बस आपको ध्यान रखना है कि इस संशोधन ने बैकलॉग रिक्तियों के मामले में 50% तक की आरक्षण सीमा को समाप्त कर दिया गया। नीचे देखिए लिखा है 16(4) ख जोड़ा गया दोस्तों, ये भी 16 से ही रिलेटेड है। आर्टिकल जो 81 आया ना, 16 से ही रिलेटेड है। पहले प्रोविजन क्या था कि भाई आरक्षण जो हम देते हैं वो 50% से अधिक नहीं होगा, साफ साफ है, 50% से अधिक नहीं होगा। 81वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया कि भाई बैकलॉग की जो रिक्तियां हैं, बैकलॉग की रिक्तियों से क्या मतलब है, मान लो हमें 100 लोगों को आरक्षण के आधार पे मान लो नौकरी देनी थी और उसमें हम मात्र मतलब उस संबंधित नौकरी की पूरी सीटें नहीं भरी और 40 लोगों को नहीं मिली, तो इन 40 लोगों को भी अगले साल के आरक्षण में शामिल किया जा सकता है। और इस बैकलॉग को मिला के, मतलब इन 40 लोगों को मिला के यदि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक होती है तो वो अवैध नहीं होगी। ठीक, बस सीधी एक बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई 81वें संविधान संशोधन द्वारा क्या बात, इसको इरेज कर लेते हैं, क्या बात जोड़ी गई कि भाई बैकलॉग को मिला के आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से अधिक हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। 82वां संविधान संशोधन आया। 82वें संविधान संशोधन 2000 में क्या कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में यह व्यवस्था की कि केंद्र एवं राज्य लोक सेवाओं में आरक्षण तथा प्रोन्नति के मामले पे अंक और योग्यता में छूट के उपबंध दिए गए हैं। ठीक, अब ये क्या बोल दिया, सीधी सी बात है, जो हमारा जो आर्टिकल है ना 335, ठीक है, आर्टिकल 335 में एक व्यवस्था की गई थी कि भाई आप आरक्षण तो दे दो, लेकिन उस आरक्षण के चलते जो प्रशासनिक दक्षता है वो कम नहीं होनी चाहिए। ये लिखा गया कहाँ है, यहाँ लिखते हैं, ये लिखा गया कहाँ है बच्चों, 335 में। ठीक, कि भाई आप आरक्षण दे दो लेकिन प्रशासनिक दक्षता कम नहीं होनी चाहिए। 42वें संशोधन द्वारा ये बोला गया कि यदि उनको आरक्षण और पदोन्नति में हम मतलब एक तरीके से उनको ज्यादा भागीदारी देते हैं, आरक्षण देते हैं और अंक और योग्यता में उनको कुछ है, तो आर्टिकल 335 के आधार पे इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, यानी अंक और योग्यता में छूट हम उनको दे सकते हैं क्योंकि हमें समाज के एक बड़े तबके को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है। ठीक, तो ये 42वें संविधान संशोधन यहां से याद रखना है आपको। 84वां संविधान संशोधन आया, ये आता रहता है, ठीक है, जैसे अभी 104वां आया है कि नहीं 84वां अलग है। 84वें में क्या, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष 2026 के लिए पाबंदी बढ़ाई गई। आप लोग जब पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि जो संसद के जो सदस्य हैं, जितनी संख्या भी है अभी 550 है ना, तो वो क्या करेंगे, एक तरीके से 2026 तक यही संख्या रहेगी, ये तय कर दिया गया था। कब, 84वें संविधान संशोधन द्वारा, 84वें संविधान संशोधन द्वारा। अब
जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो फिर उस जनसंख्या के अनुरूप हमारे प्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, तभी तो वो बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पे लोगों के मुद्दों को उठा पाएंगे ना ज्यादा। जब जनसंख्या के अनुपात में सांसद होंगे तो 2026 तक फिक्स कर दिया गया था कि भाई इतने ही सदस्य रहेंगे, और जब आगे जनसंख्या के अनुरूप हम सदस्यों को बढ़ाएंगे तो फिर हम आगे तय करेंगे। ये प्रोविजन 84वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। दूसरे शब्दों में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक यही रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। 84वां संविधान संशोधन। दोस्तों 86वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर लोगों को पता होगा, 2002 में आया। इसमें 2-3 चीजें की गई। पहली बात तो ये कर दी गई कि जो प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 21A, ठीक है, आर्टिकल 21 आपको पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इस 21 पे ना अलग से मेंस में क्वेश्चन आता है, पूरे 21 के ऊपर, ठीक है। सीधे बात तो एक लिखी है कि व्यक्ति को गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन इतने केसेस आए, इतने डिसीजंस आए कि अलग से क्वेश्चन बनता है एक तरीके से इस पे। तो यहाँ एक मैंने 21 आया था तो बता दिया। बेसिकली 21 का जोड़ा गया, 21A जोड़ा गया, जिसमें क्या किया गया कि प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया, ठीक है। राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इसे मौलिक अधिकार कब बनाया गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ये बात याद रहेगी आपको। दूसरा दोस्तों, निदेशक तत्वों के मामले में आप पहले जब 86वें संविधान संशोधन से पहले के निदेशक पढ़ेंगे तो आर्टिकल 45 में क्या कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का राज्य प्रयास करेगा, कुछ ऐसा लिखा था। लेकिन अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निशुल्क शिक्षा कहाँ पे शामिल कर दी गई? मौलिक अधिकारों में शामिल कर दी गई, 21A बना दिया गया। तो यहाँ की विषय वस्तु बदल दी गई डीपीएसपी की। 45 में उस 6 से 14 की जगह पे क्या लिख दिया गया कि राज्य सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यानी कि 6 वर्ष तक की जो निशुल्क शिक्षा है वो कहाँ है? वो डीपीएसपी में है, आर्टिकल 45 के तहत, ठीक। और 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा की बात है मौलिक अधिकारों में, आर्टिकल 21A के तहत। आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि 86 जो अमेंडमेंट था उसमें ये दोनों बातें शामिल की गई थी। उसके बाद दोस्तों सबको पता है आर्टिकल 51A के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, भाग 4A। यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ देखिए, भाग 4A जोड़ा गया दोस्तों। और इस भाग 4A के जो 51A के तहत ये बोल दिया गया कि हर भारतीय नागरिक का, इसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। बेसिकली हर भारतीय नागरिक का वह यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को, चाहे उसके माता पिता हो या फिर अभिभावक हो जो उनको पालन पोषण कर रहा है, 6 से 14 वर्ष की उम्र में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएगा। 86वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य, 3 चीजें याद रखनी है, बार बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 89th में आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों? एक बात हुई थी यहाँ पे, जो हमारा संविधान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग पहले एक ही होता था, ठीक है। पहले ना ये एक ही आयोग होता था, राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, लेकिन 89वें संविधान संशोधन द्वारा 89th अमेंडमेंट द्वारा इसे 2 भागों में बांट दिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और ये क्या है, इनकी कार्य प्रणाली क्या है, ठीक है, और इनका पूरा स्ट्रक्चर क्या है। जब हम स्वतंत्र निकाय पढ़ेंगे तो एक एक आयोग को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो मोटे तौर पे कि एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है तथा 3 सदस्य होते हैं और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। तो 89th द्वारा क्या ध्यान रखना है कि भाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अलग अलग कर दिया गया। अब क्वेश्चन कैसे घुमाएगा? क्वेश्चन में दे देगा कि जो अनुसूचित जनजाति और जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग एक ही है, तो गलत हो जाएगा अगर आपको ये पता है तो। 89th 91वां संविधान संशोधन बहुत
इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसमें बस 2 प्रोविजन याद रखनी है, जो इतनी है ना, इतना देख के डर मत जाना। सिर्फ 2 चीजें मैं बताऊंगी आपको। पहली बात तो क्या की गई थी, जो मंत्री परिषद का आकार है, मंत्री परिषद का आकार है कि भाई कितने मंत्री होने चाहिए, को निश्चित कर दिया गया। और इसका उद्देश्य दोषियों को लोकपद धारण करने से रोकना और दल बदल कानून को मजबूती प्रदान करने था। क्या प्रोविजन किए गए, आते हैं यहां से। देखिए कि केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम जो संख्या है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। जैसे लोकसभा के जितने सदस्य हैं उसके 15% ही मंत्री हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे क्या है ना, गठबंधन का जब युग था, मतलब एक तरीके से गठबंधन की जब सरकारें होती हैं, छोटे छोटे दल जब राष्ट्रीय राजनीति में पार्टिसिपेट करते, तो ऐसे तो जाएंगे नहीं, सबको मंत्री का पद चाहिए ना भाई। हमको कुछ मिलेगा तभी हम आपके साथ आएंगे, और मंत्री बनाओ हमको, कैसा भी मंत्री बना दो, लेकिन एक ठप्पा लगना चाहिए कि हम मंत्री हैं। तो क्या हो रहा था कि ज्यादा संख्या में मंत्री बनने लगे थे। इससे क्या होता है कि एक तरीके से कार्य संचालन भी बेहतर तरीके से नहीं होता, और एक तरीके से ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के भी खिलाफ ही है। तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा ये तय किया गया कि प्रधानमंत्री समेत टोटल जो मंत्री होंगे वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे। याद रहेगा। दूसरी बात इसी से लिंक करते हुए कि यहाँ पे देखिए कि राज्य विधानमंडलों में भी सेम प्रोसीजर कर दिया गया कि मुख्यमंत्री समेत जो विधानसभा के जो मंत्री हैं वो विधानसभा की संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे, किंतु न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। न्यूनतम संख्या ये 15% है बच्चों, यहाँ ऊपर लिखती हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है यार। एक तो ये मेरा मार्कर जो बहुत परेशान करता है मुझे। 15% है और 12 मतलब परसेंट नहीं है, 12 व्यक्ति, ठीक है, कि भाई 15% से ज्यादा नहीं होंगे और न्यूनतम 12 होंगे। लेकिन कई जगह इसमें इससे भी कम है, जैसे दिल्ली में 7 ही मंत्री हो सकते हैं, तो अपवाद भी हैं इसके। लेकिन सीधे 91वें द्वारा 2 चीजें की गई, केंद्र में भी और राज्य में भी, याद रहेगी। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो लिखा था कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य, बिल्कुल बुद्धि की बात है, एकदम तर्क की बात है, कि भाई यदि किसी व्यक्ति को दल बदल के आधार पे संसद की सदस्यता से निर्हत घोषित कर दिया, तो क्या वो आदमी मंत्री बना रह सकता है? नहीं बना रह सकता ना, कि भाई वो संसद का सदस्य ही नहीं है, मंत्री कहां से बनेगा। तो ये प्रोविजन 91वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड कर दिया गया। और राज्य विधानमंडल में भी सेम बात ऐड की गई कि भाई यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता से निहरक करार दिया जाता है, तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के लिए निहरक होगा। ठीक, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, याद रहेगी आपको। 91वां संविधान संशोधन ध्यान रखना। जब हम 75 वाला पढ़ते हैं ना, पूरा 75 वाला, ठीक है, जब हम 75वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं तो इसमें 91वें संविधान संशोधन की बात आती है। जब हम 75(1), 75(2) इस तरीके की चीजें पढ़ते हैं। 95वां मत याद रखना, मैं बड़ा सा इस पे कांटा लगा देती हूँ दोस्तों, इसमें शायद गलत भी लिखा गया है ये, तो ये मत पढ़ना। मैं जो पीपीटी आप लोगों को दूंगी ना, उसमें से इसे हटवा दूंगी, ठीक है। 97वां संशोधन याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारी समितियों को संवैधानिक संस्था एवं संरक्षण प्रदान किया गया। सहकारी समितियां जोड़ी गई और उनको संवैधानिक संस्था बनाया गया। किसके द्वारा? 97th अमेंडमेंट द्वारा। 3 जगह दोस्तों इसमें संशोधन किए गए थे, याद रखनी है तीनों चीजें। एक तो सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। जब हम अधिकार पढ़ेंगे वहां पे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यहां बस इतना ध्यान रखना कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार बना दिया गया सहकारी समिति बनाने के अधिकार को। दूसरी बात जोड़ी गई कि राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया निदेशक, मतलब एक प्रोविजन जोड़ा गया मौलिक अधिकारों में और एक प्रोविजन जोड़ा गया डीपीएसपी में, और सहकारी समितियों के नाम से एक भाग ही ऐड कर दिया गया। जैसे यहाँ, हाँ यार मार्कर, ठीक है, जैसे हमने देखा था भाग 9 पंचायतें, भाग 9A नगर पालिकाएं जो नगर शासन है, और भाग 9B सहकारी
जो संस्थाएं हैं, सहकारी जो समितियां हैं, उसको भाग 9B में शामिल कर दिया गया। तो 97 में 97th अमेंडमेंट में आपको बस 3 चीजें ध्यान रखनी है। एक मौलिक अधिकार बनाया गया, सहकारी समितियों के निर्माण से रिलेटेड हमारा मौलिक अधिकार होगा, एक DPSP और एक भाग 9B जोड़ा गया। 99वां संविधान संशोधन 99 अमेंडमेंट, ठीक है, 2014 में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम, अब ये खत्म हो चुका है दोस्तों, अब ये खत्म हो चुका है, फिर भी कभी आपको मिलान करने के लिए दे देता है, तो बस ध्यान रखना ये कॉलेजियम प्रणाली होती है हमारी। और क्या कॉलेजियम है ये मैं जब कोर्ट आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। यहाँ बस इतना ध्यान रखना कि भाई कॉलेजियम प्रणाली है जिसमें न्यायाधीशों का चयन होता है, उसके स्थान पे ना एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना दिया गया था, ठीक है, NJAC बना दिया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को असंवैधानिक रद्द घोषित कर दिया और वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली ही चल रही है, ठीक है। संशोधन किया था लेकिन न्यायालय ने उसे खंडित कर दिया और वर्तमान में जो हमारी पुरानी प्रणाली थी कॉलेजियम प्रणाली, उसी को वही अभी तक चल रही है, ठीक है। 99वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 101वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है, GST से रिलेटेड कौन सा संविधान संशोधन लाया गया, 101वां, बिल्कुल ध्यान रख लेना, ठीक है। इस संशोधन ने देश में वस्तु और सेवा कर शासन की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। वस्तु और सेवा कर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे अप्रत्यक्ष करों की जगह लेगा। जब मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी, केंद्र और राज्य वित्तीय संबंध पढ़ाऊंगी, तब इस वित्तीय संबंध पढ़ाऊंगी, तब इस का हम बहुत अच्छे से यूज करेंगे। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है 101 GST। 102 के तहत क्या आया दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया 102वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। 1993 में इसे एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। आपको पता है 2 तरीके की बॉडीज होती हैं, एक होती है सांविधिक और एक होती है संवैधानिक, ठीक है। जब कोई अधिनियम बना के, विधि बना के किसी जो संस्था है उसका निर्माण किया जाता है तो उसे सांविधिक बोलते हैं। और संवैधानिक का मतलब क्या होता है कि जब संविधान में उसके लिए स्पेशल प्रोविजन कर दिए जाएं, तो जब संसद के संशोधन के माध्यम से, और संशोधन की प्रक्रिया मैं आप लोगों को बहुत विस्तृत तौर पे बता चुकी हूँ कि दोनों सदनों का विशेष बहुमत, और ये इस पूरे प्रोसेस से जब एक विशेष दर्जा दे दिया जाए तो फिर वो संवैधानिक संस्था होगा। तो अब आपसे कोई पूछता है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वो सांविधिक आयोग है या संवैधानिक आयोग है, दोनों शब्दों में अंतर याद रखना, तो संवैधानिक आयोग है। और 102 जो अमेंडमेंट है उसके द्वारा इसे संवैधानिक आयोग बनाया गया है। 103 ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। इसमें क्या किया गया, आर्थिक आधार पे जो आरक्षण है, यहां से पढ़िए, नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने के लिए राज्यों को सशक्त बनाता है। यानी कि जो आर्थिक आधार पे गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए राज्य विशेष प्रोविजन बना सकता है। और जो हमारा EWS आरक्षण है ना 10%, वो 103वें के तहत ही आया। राज्य को निजी शिक्षण संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश करने के लिए इस तरह के वर्गों के लिए 10% सीटों तक के आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी गई। इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी देख लो, चाहे वो सहायता प्राप्त इंस्टीट्यूशन है या फिर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है, अगर राज्य चाहे तो हर जगह जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। और ये जो 10% आरक्षण है दोस्तों, ये मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा, ठीक है। मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होने का क्या मतलब है, यानी कि जो वर्तमान में जो आरक्षण की प्रणाली से जिस जिस वर्ग को लाभ हो रहा है उसको तो वैसे ही लाभ होता रहेगा। हमने जो ये क्या नाम है इनका, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको यदि 10% आरक्षण दिया है तो ये मौजूदा आरक्षण से अलग आरक्षण हमने दिया है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, 103वें संविधान संशोधन द्वारा ये लाया गया।
राज्य को ऐसे वर्गों के पक्ष में 10% नियुक्ति और पदों में आरक्षण के हम शिक्षण संस्थानों में भी देते हैं, और जो पदों में नियुक्ति है उसमें भी हम 10% आरक्षण देते हैं, और ये 10% आरक्षण जो मौजूदा आरक्षण है उसके अतिरिक्त होगा। ठीक है, तो ये प्रोविजन किया गया 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। लास्ट 104वां संविधान संशोधन अभी 2019 में आया। इसमें क्या किया गया, एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण है जो हर साल हम बढ़ाते हैं, हर 10 वर्ष बढ़ाते हैं, 2030 तक 10 वर्षों के लिए इस आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। जो लोकसभा और राज्य विधान मंडलों में उनके जो रिजर्व सीट है उसके लिए इस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय, एंग्लो इंडियन के दोस्तों 2 सदस्य लोकसभा में होते थे जिनको राष्ट्रपति जी मनोनीत करते थे। तो इन जो 2 पद हैं उनको समाप्त कर दिया गया है 104वें संशोधन द्वारा। आपको ध्यान रखना है, बेसिकली क्या है ना, करंट की चीजें जो है ज्यादा पूछता है कोई भी एग्जाम की। भाई आप 95 से लेके 104 तक तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, और जो पीछे वाले मैंने बताए हैं जितने भी 42वां, 44वां, 61वां, ठीक है, पहला, 24वां, 25वां, तो वो बिल्कुल आपको याद रखने हैं। अब आप एक बात बताइए, 1 से लेके 104 तक संशोधन हुए, अगर आप खुद से पढ़ते तो आप रटते, इतनी चीजें याद रहती है आपको? दिमाग की भी एक सीमा है भाई, इस चीज को समझो। ज्यादा अगर चीजों को पढ़ोगे ना तो जो अच्छी चीजें हैं, जो पढ़ने वाली चीजें हैं वो छूट जाएंगी, जो मतलब ऐवी चीजें हैं वो रटते रहोगे तो कोई फायदा तो होगा नहीं। बस मन खुश होगा, मन तो खुश होगा इस चीज में कि अरे मैं बहुत पढ़ता हूँ भाई, मैं तो एकदम जो है ना, मैं तो 12-12 घंटे पढ़ता हूँ, एकदम किताब को मैंने बिल्कुल रंग डाला है अच्छे से और सारी चीजें याद है मुझे। उसका कुछ फायदा नहीं होगा दोस्तों, हमको ये चीज समझ के चलनी पड़ेगी कि हमें कैसे पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं छोटी सी बात आप लोगों को और बता देती हूँ कि लगभग 126 जो है संशोधन विधेयक आ चुके हैं और टोटल हुए हैं 104। तो जो नए बच्चे हैं उनको इस मामले पे कंफ्यूजन होता होगा। तो दोस्तों विधेयक तो क्या होता है ना, जैसे संशोधन विधेयक तो संसद ले आई, ठीक, लेकिन वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई उनकी, क्योंकि पूरी प्रोसेस होने में समय लग जाता है, बहुत सारे चरणों से गुजरना होता है। वो पूरी क्लास आप मेरे संविधान संशोधन की जो पूरी प्रोसेस है उसमें जाके देख सकते हैं। तो जिनकी प्रोसेस पूरी हो जाती है और राष्ट्रपति फाइनली स्वीकृति दे देते हैं वो संविधान संशोधन हो जाते हैं, जो कि हमारे अभी तक 104 ही हुए हैं। मैं आप लोगों को पूरे संविधान संशोधन बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ, आपको बस अब क्या करना है, इनको ही याद करना है, फालतू नहीं पढ़ना है। और जिसको पढ़ने का शौक है बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, आपको मैं रोकने नहीं आऊंगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने प्रथम 24-25, इसमें भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट पहला, उसके बाद 24-25, 35-36, 42, उसके बाद 44, 52वां, 61वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए फटाफट। इसमें भी यदि आप बिल्कुल लिमिटेड पढ़ना चाहते हैं ना, उसमें भी मैं बता रही हूँ, फिर भी नहीं छूटेगा, ठीक है, टिक कर लीजिए एक बार। पहला, 24वां, 25वां, 35वां, 36वां, 42वां, फटाफट टिक मार्क कीजिए, लिख लीजिए, आपने पेज पे लिख लीजिए। 44वां, 52वां बहुत इंपॉर्टेंट है, 61वां बहुत इंपॉर्टेंट है, 69th याद कीजिए, 73, 74 बहुत इंपॉर्टेंट है, 77 नहीं करोगे तो भी चलेगा, 81 नहीं चलोगे ठीक है, 82 हो गया, 84 हो गया, कोई जरूरत नहीं है, 86 ठीक है सीधा, उसके बाद 61वें के बाद 86, 73, 74 के बाद 86, उसके बाद आपने 89 याद रख लीजिए, 91 याद रखना है आपको। 75 वाला जो हम अनुच्छेद पढ़ेंगे उसमें बार बार जिक्र आएगा, 2 ही चीजें हैं, संसद और राज्य विधानमंडल, सेम प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद आपको 97वां संविधान संशोधन याद रखना है हर हालत में, 99वां छोड़ भी सकते हैं, 101वां जीएसटी से रिलेटेड, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक दर्जा दिया गया, बिल्कुल टिक मार्क कर लीजिए। 103वां जो है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, बिल्कुल टिक मार्क कीजिए। और 104वां क्योंकि एंग्लो इंडियन और ये बिल्कुल रिसेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो 104वां। तो इस तरीके से आज की हमारी कक्षा ये समाप्त होती है।
और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी दोस्तों, यदि आप मेरे मार्गदर्शन में यूपीएससी की जर्नी को आसान बनाना चाहते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें, या जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ललिता YT कोड का यूज करें दोस्तों। इसके साथ ही मुझे unacademy_ललिता_कुमारी पे फॉलो करें। मेरी क्लासेस की जो PDF है वहां पे आपको डेली मिल जाएगी। आपके कोई डाउट है, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, वो बताएं। और दोस्तों, आपको यदि मेरी क्लास अच्छी लग रही है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप मेरी जो वीडियो है उसके नीचे जाके कमेंट में बताएं कि मैं सही पढ़ा रही हूं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यकीन मानिए, आप लोगों के प्रोत्साहन से हमको और ज्यादा मेहनत करने का एक बल मिलता है दोस्तों, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ललिता YT कोड का यूज करें दोस्तों। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।